क्या आप जानते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालयों में भी एडहॉक आधार पर यानी टेम्पररी आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को लेकर के कुछ नए बदलाव किए हैं, नियमों में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं संशोधनों के बारे में, इन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर भारतीय न्यायपालिका में टेम्पररी आधार पर जजों की नियुक्ति की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है CIS चैनल की इस नए वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर के बारे में, यानी कि ये पूरा जो मामला है चर्चा में क्यों आया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके अस्थायी न्यायाधीश होते हैं, जो आपके एडहॉक जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, फिर नियुक्ति कब की जाती है उसको लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा उनके अलाउंसेस क्या होते हैं, भत्ते क्या होते हैं, किस तरह से सैलरी मिलती है उसको देखेंगे। फिर अस्थायी न्यायाधीशों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भारत में क्या स्थिति है उस पर बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष पे चर्चा होगी और फिर एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक आपका GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी सिंपल सी है कि आपराधिक मामलों के बढ़ते बैकलॉग को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालयों को अस्थायी न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जजेस की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त भी निर्धारित की है। दरअसल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है, अनुमति पहले से मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुमति के नियम हैं उन नियमों को थोड़ा सा सरल बना दिया है। तो ये आपकी खबर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो न्यायाधीश यहाँ पर एडहॉक आधार पर जो है नियुक्त किए जाएंगे, वो न्यायाधीश केवल आपराधिक मामलों यानी कि क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर सकते हैं और उन्हें एक स्थायी न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के अंतर्गत काम करना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं। ये शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की हैं। ये निर्णय 30 जनवरी 2025 को मुख्य न्यायाधीश और उनकी जो पीठ थी, 3 जजों की पीठ थी, इस पीठ ने पूरा डिसीजन जो है दिया है। इस पीठ ने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 का फैसला था। 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजों की नियुक्ति को लेकर के जो नियम निर्धारित किए थे, उन नियमों को थोड़ा सा सरल बना दिया है, उनको सिंप्लीफाई कर दिया है और कुछ रूल्स को समाप्त कर दिया गया है। तो ये ओवरऑल आपकी पूरी खबर हुई, जिस खबर को हमने देखा कि आपकी खबर क्या है और क्या मामले आपको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है। प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लिया जाए। सबसे पहले यदि कानूनी आधार की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 224 जो है, आर्टिकल 224A जो है, वो इस संबंध में आपको प्रावधान करता हुआ नजर आएगा। आर्टिकल 224A की यदि आप बात करें तो इसको भारतीय संविधान में 15वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1963 में किया गया था। तो 1963 में भारतीय सरकार की तरफ से 15वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल 224A ऐड किया गया। अब क्या कहता है आर्टिकल 224A? आर्टिकल 224A कहता है कि भारत के जो आपकी न्यायपालिका है, उसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी रूप से उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकती है। यानी कि जो जज आपके रिटायर हो चुके हैं, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को एडहॉक जज के तौर पर, अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है जो पहले हाई कोर्ट से रिटायर हुए हों। तो रिटायर जजों को ही हाई कोर्ट में दोबारा से अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रोविजन कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको आर्टिकल 224A में। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति की सहमति जो है आवश्यक होती है। यानी कि सुप्रीम जो आपके हाई कोर्ट हैं, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और भारत के राष्ट्रपति, इनकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा 1998 में यानी कि 1998 में इस विषय को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जारी किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है उस व्यक्ति की अनुमति भी यहाँ पर ली जाती है। इसके अलावा इसके साथ साथ सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस संबंध में सबसे पहले सिफारिश भेजते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य के राज्यपाल को सिफारिश भेजते हैं और राज्य के राज्यपाल जो हैं वो केंद्रीय कानून मंत्री को इस संबंध में प्रस्ताव देते हैं। फिर केंद्रीय कानून मंत्री जो हैं वो हमारे देश के जो CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इस उनसे परामर्श करते हैं
और फिर इसे प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री जो है फिर वो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति इस पर अपनी अंतिम मंजूरी देते हैं। और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिटायर्ड जज को हाई कोर्ट में एड हॉक जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। तो प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री प्रस्ताव भेजते हैं राज्य के गवर्नर को, गवर्नर भेजते हैं हमारे जो कानून मंत्री हैं उनको, कानून मंत्री जो है सीजीआई की से सलाह लेने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सिफारिश देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं और राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद किसी भी व्यक्ति को एड हॉक जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री द्वारा भारत के राजपत्र में यानी कि गजेट ऑफ इंडिया जो है वहां पर इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह से भारत में किसी भी हाई कोर्ट में एड हॉक जज की नियुक्ति की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने एड हॉक जज की नियुक्ति को लेकर के क्या प्रोविजन है उनकी बात की। अब इस संबंध में एक सूचना आपके लिए है यूपीएससी की तैयारी को लेकर के। हमारा नोएडा वाला जो कैंपस है वहां पर नए बैचेस की शुरुआत होने वाली है। हमारा हिंदी माध्यम का जो अगला बैच है वो 21 फरवरी को शुरू होगा और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो 17 फरवरी को शुरू होगा। तो यदि आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं कि नियुक्ति कब की जाती है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें निर्धारित की हैं। तो आर्टिकल हमने देखा 224A जो है वो एड हॉक जजों की नियुक्ति की बात करता है। हमारा 1998 का जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो बताता है कि पूरी प्रक्रिया क्या है, लेकिन ये निर्धारित नहीं किया गया कि सेवा की शर्तें क्या होने वाली या नियुक्त कब किया जाएगा। इसको लेकर के जो नियम है वो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं थे। ये नियम आपको देखने को मिले थे साल 2021 में। साल 2021 में लोक प्रहरी नाम से एक फैसला आया था आपका। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि भारत की हाई कोर्ट में जजों, एड हॉक जजों की नियुक्ति कब की जा सकती है। उसको लेकर के अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष परिस्थितियों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति की बात की थी। अब क्या परिस्थितियां हैं उनको यदि एक बार आप देख लें तो 2021 के फैसले के मुताबिक यदि न्यायिक रिक्तियां जो हैं यानी कि किसी अगर हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज हैं, जुडिशियल वैकेंसीज हैं, वो स्वीकृत संख्या के 20% से ज्यादा हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि किसी राज्य में जो आपके हाई कोर्ट है उसकी स्वीकृत जो संख्या है वो 100 है, जजों की संख्या 100 है और उस राज्य में जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं वो मान लीजिए आपकी 70 हैं या मान लीजिए आपकी 40 हैं। तो अब यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं? 40% वैकेंसीज आपकी मौजूद हैं। तो ऐसे में इस हाई कोर्ट में आपका एड हॉक जजों की नियुक्ति की जा सकती है। एक दूसरा एग्जाम्पल लें आप, मान लीजिए कोई और हाई कोर्ट है जहां पर स्वीकृत संख्या 100 है लेकिन वहां पर जो वैकेंसीज हैं वो आपकी मान लीजिए मात्र 10 हैं। तो आपका जो वैकेंसीज की प्रतिशत हो जाता है वो मात्र 10% है। तो यहाँ पर आप एड हॉक जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जहां पर आपका जो न्यायिक रिक्तियां हैं वो टोटल स्वीकृत स्ट्रेंथ का 20% से अधिक है, वहीं पर आप जो है नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई विशेष श्रेणी का जो मामला है वो 5 वर्षों से ज्यादा समय तक लंबित रहता है तो भी आप नियुक्ति कर सकते हैं। फिर यदि 10% से अधिक मामलों का निपटारा 5 वर्ष से अधिक समय में नहीं हुआ है तो भी आप नियुक्ति कर सकते हैं। और यदि मामलों के निपटारे की जो गति है वो नए मामलों के दाखिल होने से कम है तो ये भी आपका एक परिस्थिति बन सकती है जहां पर आप एड हॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ शर्तें हैं आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल 2021 में निर्धारित की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है एक बार उसको यदि आप देखें तो यहाँ पर ये जो 20% वाली शर्त थी, इस 20% वाली शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी कि अब यहाँ पर ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है कि अगर आपकी जो न्यायालय है उसमें 20% रिक्तियां होंगी तभी आप एड हॉक जज की नियुक्ति कर सकते हैं। अब आप कितने भी मामलों में एड हॉक जज की नियुक्ति कर सकते हैं। हालांकि शर्त यहाँ पर निर्धारित की गई है कि जो आपके एड हॉक जज हैं वो केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे और उन्हें किसी स्थायी न्यायाधीश यानी कि जो परमानेंट जज है उसकी अध्यक्षता वाली बेंच का ही हिस्सा बनना पड़ेगा। उनकी अध्यक्षता में आप कोई बेंच गठित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थायी न्यायाधीशों की जो संख्या है वो उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या से 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर देखा था इस एग्जाम्पल में कि अगर आपकी जो आपका न्यायालय है उसमें 100 स्वीकृत संख्या है यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो आप यहाँ पर 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा यानी कि 10 से ज्यादा एड हॉक जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये शर्त आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया डिसीजन में निर्धारित की है। तो ये नई शर्तें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई हैं और ये पुरानी शर्तें हैं। तो हमने इन नई शर्तों और पुरानी शर्तों की बात कर ली है। एक बार भत्ते की अगर आप बात करें कि अलाउंस कहाँ से मिलते हैं
तो 2021 का जो लोक प्रहरी मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलावेंस की भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थायी उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलेंगे, यानी कि जो परमानेंट जज हैं उनको जो अलावेंस मिलते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, वही सैलरी मिलेगी आपकी एडहॉक जजों को। लेकिन एडहॉक जजों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पेंशन उनको नहीं मिलती है और उनका जो वेतन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, यानी संचित निधि से आता है। और उन्हें निशुल्क आवास, आवासीय भत्ता जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान की जाती हैं। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर भत्ता क्या मिलता है उसकी बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, यहाँ पर नियुक्तियां हो क्यों रही हैं, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो है उसका डेटा ये बताता है, 25 जनवरी 2025 तक का डेटा है, और उसका डेटा ये बताता है कि वर्तमान समय में भारत की जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन 62 लाख मामले जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसमें से तकरीबन 18 लाख मामले आपके आपराधिक न्यायालय के आपराधिक मामले हैं और तकरीबन 44 लाख मामले जो हैं वो सिविल मामले हैं। तो ऐसे में आपका जो बैकलॉग है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी समस्या से निपटने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी जुडिशरी में और ज्यादा एडहॉक जजों की नियुक्ति करें, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम है उन नियमों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की यदि आप बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड जो है इसको सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जो है वो संचालित करती है, और इसको गठित किया गया था ई कोर्ट परियोजना के तहत। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब अंत में इस पूरे टॉपिक का थोड़ा सा निष्कर्ष देख लिया जाए। तो निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों से निपटने में तेजी लाने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम करना पड़ेगा। संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये निर्णय उच्च न्यायालयों के मामलों में लंबित जो मामले हैं, जो पेंडिंग मामले हैं, उसकी समस्या से निपटने में जाहिर तौर पर मदद करने वाला है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हमने यहाँ पर देखे। अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कानून और न्याय मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और ऑप्शन डी ई कोर्ट्स परियोजना भारत सरकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।